Namaste, Rohit ji. Can you hear me? हेलो, राकेश जी, नमस्ते। रोहित जी, अगर आप मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू। रोहित जी ने मुझे बता दिया कि यू कैन हियर मी। सौरभ, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। उन सबको स्पेशली बहुत थैंक यू जो मुझे बता रहे हैं कि वो मुझे सुन पा रहे हैं, बिकॉज फेसबुक लाइव इज नॉट समथिंग जो मैंने बहुत किया है पहले। तो इसलिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। मुझे जहां तक याद है मैंने शायद इसके पहले एक ही बार फेसबुक या दो बार ही फेसबुक लाइव किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्ते, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको भगवान आशीर्वाद दें, आरोग्य का, आयुष का और सौख्य का। खासकर इतने मुश्किल दिन हम अभी देख रहे हैं कोविड-19 के। और मैं आपको यहाँ लंदन से आपके साथ यहाँ जुड़ी हूँ। यहाँ पर अभी 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, और आई नो कि इंडिया में अभी 6 बज रहे हैं। तो हम जहाँ भी विश्व भर में बैठे हैं, हम सब कोविड-19 से लड़ रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब सेफ रहें और सुरक्षित रहें, और सारी सोशल डिस्टेंसिंग की जो मेजर्स हैं उसको फॉलो करें। हम यहाँ यूके में, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्यूरियस भी होंगे। यहाँ पे जो कहते हैं कोविड-19 का पीक, वो हम उसको पार कर चुके हैं। पीक यानी कि केसेस अब कम हो रहे हैं, और जो डेथ रेट्स थी जो ऑलमोस्ट एक दिन में 900 1000 टच कर रही थी, वो अब कुछ 300 साढ़े 300 के बीच रह रही हैं। तो हम डेफिनेटली जो सबसे बुरा समय था उसको पार कर चुके हैं। भगवान के आशीर्वाद से हम सब ठीक हैं यहाँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अम, सबसे पहले तो मैं उम्मीद का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर बुलाया और कहा कि इस पे डोगरा कल्चर पे बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद को मैं बधाई देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कल्चर की जहां तक बात है, जब हम अपने थिएटर को, अपने आर्ट फॉर्म्स को जिंदा रखते हैं, तो एक बहुत बड़ी हमारी जो ये है प्रयास जो होती है, यही हमारे कल्चर को जिंदा रखती है, जो उम्मीद कर रहा है। उम्मीद के साथ जो जुड़े हुए कुछ आर्टिस्ट हैं उनको मैं जानती हूँ। सन्नी मुज्जू जी हैं जो लंदन आए थे जब वॉइस ऑफ डोगरास ने, और कश्मीरी पंडित कल्चरल सोसाइटी यूके, इन दोनों ने मिलके जब जम्मू कश्मीर फेस्टिवल किया था लंदन में, तो कुछ आई थिंक 15 से 16 कलाकार लंदन आए थे। उसमें से सनी मुज्जू जी थे, जिनसे हम वहाँ मतलब वहाँ मिले, लंदन में मिले। और साथ ही में कुसुम टिक्कू दी, जिनको मुझे मालूम है इस वक्त वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रही हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें शक्ति दें इसको देखने की, इस समय को देखने के लिए, और उनके पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान करें भगवान जी। तो वुमेद को मैं इसलिए भी जानती हूँ क्योंकि मैंने जम्मू फिल्म फेस्टिवल को थोड़ा फॉलो किया था। मुझे अभी भी आई थिंक सरस की फोटो याद है। जम्मू फेस्टिवल में मुझे खासकर हमारी जो प्यारी सी फोक सिंगर है सरस भारती, उनकी एक फोटो याद आती है जम्मू फिल्म फेस्टिवल की। एंड मोर देन दैट, मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ, इसलिए भी बहुत बड़ा थैंक यू उमेद को, क्योंकि उन्होंने जो वॉइस ऑफ डोगरास ने अक्टूबर 26 जो साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था महाराजा हरी सिंह का, उस पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो सौरभ वर्मा ने डायरेक्ट की थी, और वॉइस ऑफ डोगरास ने ये फिल्म बनाई थी। हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें स्पॉन्सर किया था ये मूवी बनाने के लिए। उन्होंने जम्मू फिल्म फेस्टिवल में रोहित भट्ट जी ने, वोमेद ने उसको फीचर किया, और फीचर करने के साथ साथ उन्होंने अवार्ड भी दिया, उन्होंने पुरस्कृत किया सौरभ को, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उसको पुरस्कृत भी किया। तो आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप था। हमने वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म उसी एक कल्चरल प्रेजर्वेशन, हिस्टोरिकल प्रेजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से उसको बनाया था, और हमारी ये आशा थी कि ये जम्मू के लिए एक बहुत वैल्यूबल
एक जो कहते हैं कि एक ट्रेजर रहेगा कि किसी को भी देखना है कि उन दिनों क्या हुआ था, वो ये फ़िल्म देख सकता है। कोई 17 मिनट की फ़िल्म है एंड उसका जो रिस्पॉन्स आया था उस मूवी के लिए वो लंदन से भी लोगों ने कहा कि हमको यहाँ देखना है। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ कि हमें ये फ़िल्म स्क्रीन करनी है। यूएस से भी बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था कि हम कुछ ग्रुप्स बना के इस फ़िल्म को देखना चाहते हैं। एंड लंदन में तो हमने जो यहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहते हैं, वहाँ पर इस मूवी को स्क्रीन भी किया था। एंड एक बड़ी अजीब-सी फीलिंग थी क्योंकि जब आप पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में जाते हैं, जहाँ बोथ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उनके 2 आप समझिए कि जैसे हमारा राज्यसभा है, लोकसभा है, वैसा यहाँ पे है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हमने जब वहाँ स्क्रीन की थी जो जब वो मूवी चल रही थी और बहुत सुंदर सा एक शॉट है, सौरभ ने उसमें लिया हुआ है महाराजा हरि सिंह की जो मूर्ति है, स्टैच्यू है, उससे शुरू होती है एंड महाराजा गुलाब सिंह और जम्मू कश्मीर का मैप। तो मुझे वो एहसास था कि इसी पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में महाराजा हरि सिंह जी 1930 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खड़े होके भारत की स्वतंत्रता की उन्होंने बात की थी। कहा था कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए, उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये बातें महाराजा हरि सिंह जी ने वहाँ पे खड़े होके की थी, इसका मुझे एहसास था। तो एक बहुत मतलब ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी कि हम उसी जगह पर महाराजा हरि सिंह की कहानी बता रहे थे। तो ये हमारा वोमेद के साथ मैं जस्ट कनेक्शन दोहरा रही थी कि ये कनेक्शन है कि उन्होंने इस मूवी को इतनी इज़्ज़त दी और सौरभ को भी पुरस्कृत किया। सो थैंक यू वोमेद फॉर दैट। आज मुझे कहा गया कि मैं डोगरा कल्चर पे बात करूं तो मैं सोच रही थी कि मैं डोगरा कल्चर पे मैं क्या बात करूं क्योंकि मुझसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जो डोगरा कल्चर के लिए उन्होंने बहुत काम भी किया है और बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है और ऐसे समय में मेहनत की है जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था बहुत ज्यादा मुश्किलें थी उस समय इस पर उन्होंने काम किया है। मेरे ऐसे हम मतलब हम सब के हमारी कम्युनिटी के ऐसे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जो मुझसे कई ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर वो अथॉरिटी हैं। तो उनके सामने बोलना या उनके होते हुए बोलना मुझे लगता है कि मैं क्या बात करूँ, फिर भी मैं अपना अनुभव आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसीलिए पहले मैं उनको नमस्कार करना चाहती हूँ जिन्होंने उस वक़्त भी इतनी लड़ाई लड़ी है डोगरा कल्चर को बचा के रखने की, उसको संजो के रखने की और वैसी हालात में उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ क्योंकि अगर उन्होंने वो काम नहीं किया होता, तो आज हमारे लिए कुछ बचा नहीं होता बात करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इसी सिलसिले में मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगी बिकॉज़ आई विल लाइक टू शेयर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब मैं बात कर रही हूँ। मैंने कल ही डोगरी फ़िल्म देखी रीत। मुझे जो हमारे एक्टर हैं, हमारे जम्मू के बहुत नामी कलाकार हैं पंकज खजूरिया जी, उन्होंने ये अपनी फ़िल्म का और वो इस फ़िल्म के मेन लीड भी हैं। उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म की लिंक भेजी और कहा कि आप ये मूवी देखें और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इनफैक्ट उसे अपने लैपटॉप या फ़ोन पर नहीं देखा या आईपैड पर नहीं देखा, मैंने उसको एक्चुअली टीवी पे कनेक्ट की, यूट्यूब पर टीवी पे लगाकर देखी और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा था पंकज जी से कि मैं ज़रूर एक फीडबैक दूँगी, बिकॉज़ वो भी कल्चर की बात है। जब अब हमारी ऐसी मूवीज़ बनती हैं, तो कल्चर की बात है क्योंकि जब वो शुरू होता है, जनक खजूरिया जी ने उसमें एक फ़ादर का रोल निभाया है और वो एक अपना साफ़ा पहनते हैं डोगरी पिंक कलर का। बाकी भी जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें वो व्हाइट साफ़ा पहने हुए हैं। वो उधमपुर या उसी इलाके में उस मूवी की शूटिंग हुई है। तो वो सारा पहाड़ी इलाका, वो जो हमारे पहाड़ों में जो हमारी एक एक अलग शैली से जो बने हुए मंदिर हैं, उसका उसमें इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे शूटिंग हुई है। वो सब देखकर इतनी खुशी होती है और तब लगता है कि शायद इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक डुग्गर चैनल होता, तो हमारी जो संस्कृति है उसको हम बहुत सुंदर से प्रिज़र्व कर सकते, प्रमोट कर सकते। मैं यहाँ लंदन में बैठकर भी उन चीज़ों को देख सकती और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इन चीज़ों को देखती। तो ये रीत फ़िल्म है, आप भी प्लीज़ ज़रूर जाएँ और देखें। तो इफ वी कम टू द टॉपिक जो डोगरा कल्चर का टॉपिक आज मुझे दिया गया है बात करने के लिए, तो व्हाट इज़ कल्चर? जब एक सीधा-सा सिंपल सा सवाल होता है, मैं कोई भी मुद्दे को अगर देखती हूँ तो मैं हमेशा उसमें व्हाट, व्हाई और हाउ ज़रूर उसका एक आंकलन करती हूँ। और जब इस टॉपिक को भी हम अगर वैसे ही देखें कि व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ, तो पहले मैं शुरू करूँगी कि व्हाई। Why is
दिस टॉपिक इम्पोर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस? ये क्यों महत्वपूर्ण है? कल्चर की बात करना क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? तो सबसे पहली बात कल्चर क्या है? मतलब इसको भी हमको पहले समझना होगा कि कल्चर क्या होता है। अगर हम बहुत सीधी-सादी डेफिनिशन में देखें तो इट इज़ द वे वी लिव, द वे वी थिंक, द वे वी वर्शिप, हमारी प्रार्थना करने की जो प्रणाली है, हमारी जो जीवन प्रणाली है, जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारे डांसेस हैं, फ़ोक आर्ट्स हैं, ये सब कुछ मिला-जुला के कल्चर, ये कल्चर होता है। तो इसको मेंटेन करना एक तो इसलिए भी ज़रूरी है, पहली बात कि ये हमारे आइडेंटिटी से लिंक्ड है और आई एम श्योर जो वुमेन से जुड़े हुए हैं इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कश्मीरी कल्चर को, अपनी भाषा को थिएटर के माध्यम से या इस आर्ट फॉर्म के, लिटरेचर के माध्यम से बचा के रखा है। तो कल्चर को बचाना एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ डोगरा वुमन, एज़ समबडी जो डोगरा एक एक डोगरा कम्युनिटी से मैं ऑब्वियसली अ, ये रखती हूँ, रिश्ता रखती हूँ, तो मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी से लिंक्ड है। अगर मेरा कल्चर मेरे साथ नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे साथ क्या हुआ इंटरेस्टिंगली मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे पिताजी की जो नौकरी थी, वो हमेशा जम्मू-कश्मीर के बाहर रही। तो मैं जहाँ भी गई और अलग-अलग स्टेट्स में मेरे पिताजी ने उनकी सर्विस रही। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो कुछ वक़्त के लिए मेरे फ़ादर साहब नाइजीरिया में, अफ्रीका में भी पोस्टेड थे, मैं वहाँ भी गई। और जितनी भी जगहों में हम गए अम, हमने क्या देखा मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा कि जब भी मैं किसी को एक्सप्लेन करती थी, जब मैं बोलती थी कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है, सबसे पहले आदमी पूछता है आप कहाँ से हैं? आपकी भाषा क्या है? आपका मतलब ये पहला सवाल होता है। तो जब मुझसे वो ये सवाल करते थे और इंटरेस्टिंगली मेरा चूँकि लास्ट नेम खजूरिया था, जो बड़ा पेक्यूलियर सरनेम है और सिर्फ़ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो वो मुझसे डेफ़िनिटली पूछते थे कि आप कहाँ से हैं? तो जब मैं जम्मू कश्मीर कहती थी कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो लोग मुझे अक्सर कहते थे, "अच्छा तो मतलब आप कश्मीरी होंगे।" तो देयर इज़ नो डाउट कश्मीरी कल्चर बहुत रिच है, बहुत सुंदर है, मुझे खुद उससे बहुत लगाव है। लेकिन मुझे उनको समझाना पड़ता था कि नहीं मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ पर कश्मीरी नहीं हूँ। तो ये मुझे बार-बार करना पड़ता था और आई रियलाइज़्ड कि आई ग्रू अप विद अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको कहते हैं। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे बार-बार अपनी पहचान बतानी क्यों पड़ रही है। जब मैं कहती हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो लोग क्यों नहीं समझते कि डोगरा क्या होते हैं? वो कौन हैं? उनका इतिहास क्या रहा है? उस रीजन में क्या चीज़ें हैं? इनफैक्ट फ़नी चीज़ क्या होती थी कि स्कूल में जब मैं बताती थी और चूँकि उस वक़्त हम रांची में रहते थे जो सुन रहे हैं उनके लिए और खासकर जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता दूं कि मैं उस कॉलोनी में पली-बड़ी जहाँ पे धोनी रहते थे क्योंकि जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं आई मीन धोनी जो हैं उनके फादर भी उसी कंपनी में काम करते थे उसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में जिसमें मेरे फादर करते थे तो अगर किसी ने पिक्चर देखी है धोनी की तो जो कॉलोनी उसमें जहाँ शूटिंग हुई है वो एक्चुअली वही कॉलोनी है जहाँ मैं भी पली बड़ी हूँ स्कूलिंग की है मैंने वहां से तो जब मैं वहाँ रांची में हम रहते थे और पढ़ते थे और कहते थे कि नहीं अभी हम गर्मी छुट्टियाँ हुई हैं, हम जम्मू जा रहे हैं। तो लोग एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे कि अच्छा आप जम्मू के रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो आप शिकारा लेके घर जाएँगे। और ये मेरे लिए बहुत हँसी की बात होती थी और जो जम्मू वाले यहाँ सुन रहे हैं उनको मालूम होगा कि जम्मू रेलवे स्टेशन से पक्के डंगे जहाँ मेरे नानके हैं, वहाँ अगर मैं शिकारा लेके जाऊँ, ये सोच भी कितना हास्यास्पद है, इट इज़ वेरी फनी। बट इस तरह की आइडिया उनको थी बिकॉज़ पूरे जम्मू कश्मीर के कल्चर को होमोजेनाइज़ कर दिया था। मतलब जम्मू कश्मीर यानी कि सिर्फ़ एक प्रांत कश्मीर और कुछ है ही नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो भारत जितना डाइवर्स है, जितनी उसमें विविधता है, उतनी या उससे ज़्यादा विविधता शायद जम्मू कश्मीर में है। इट इज़ अ माइक्रोकॉज़्म। इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी दिखती है वो हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाती है। क्योंकि 3 अलग प्रांत थे, अब तो चलिए लद्दाख हमसे अलग हो गया। पर 3 अलग प्रांत थे, 3 अलग संभाग संभाग थे, अलग-अलग एथनिसिटीज़ हैं और एक गुलदस्ता एक समान है क्योंकि ये जो एथनिसिटीज़ हैं उनकी अपनी कल्चरल डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस मैं पॉजिटिवली कह रही हूँ, उनकी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेज़ अलग हैं। तो इस तरह के एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। आपकी जो भाषाएँ बोली जाती हैं जम्मू कश्मीर में, अब वो डोगरी है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, इतनी सारी भाषाएँ हैं, इतने सारे लोग हैं और अगर हम उसको एक ब्रॉड जो कहते हैं कि पेंट ब्रश से, एक स्ट्रोक से
ये कर देते हैं, होमोजेनाइज कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बस यही कल्चर है, तो वो बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है बाकी लोगों के साथ। और जिनके साथ ये इनजस्टिस होता है वो या तो उनका जो रोष है, जो उनका जो क्रोध है वो बढ़ते जाता है, वो सिमर करता है। ऐसे है कि हल्की आँच पे वो चल रहा था 70 वर्षों से कि भई हमें आप जगह नहीं दे रहे हैं, हमें आप स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम एग्ज़िस्ट करते हैं, हमारी एक्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर आप कल्चर की बात नहीं करते हैं, उन लोगों की बात नहीं करते हैं, तो आप उनकी आइडेंटिटी खत्म कर रही हैं। तो उसी तरह से डोगरा कल्चर से जुड़े जितने लोग थे, जितने डोगरे हैं या जम्मू संभाग में जो बाकी भी जो आपके छोटे-छोटे एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं और ये सारे जुड़े हुए हैं। अब आप डोगरी अब अगर आप सुनते हैं तो गोजरी और पहाड़ी भी सब मिलती-जुलती हैं। मैं कहूँगी दे आर ऑल कज़िन्स एंड दे आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उनको ऑफ कोर्स ये एहसास हो रहा था कि हमारी कोई पहचान नहीं है। और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह से कश्मीरी कल्चर हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सुंदर है, हमें बहुत कुछ देता है, उसी तरह से जम्मू संभाग का जो कल्चर है, वो भी हमें बहुत कुछ देता है, बहुत सिखाता है। और जब हम होमोजेनाइज़ कर देते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के कल्चर से कुछ सीख नहीं पाते। मेरी तो आइडेंटिटी खत्म हुई ही, लेकिन मेरी आइडेंटिटी के साथ खत्म होने के साथ-साथ जो मैं दूसरों को दे सकती थी अपने कल्चर की जो सुंदर चीज़ें हैं, जो मैं बटोर सकती थी, उसकी जो खुशबू मैं बाकी जगह फैला सकती थी, वो भी छिन जाती है। तो इसीलिए कहीं भी मतलब इंडिया में भी जो बाकी कल्चर्स हैं, मैं इसीलिए हर कल्चर को रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हर यहाँ पे लंदन में बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं। उन सबके फेस्टिवल्स में उनके जो राजस्थानी ग्रुप है, महाराष्ट्रियंस का ग्रुप है, हमारे कश्मीरी पंडित भाई-बहनों का यहाँ पे ग्रुप है, बंगालियों का ग्रुप है। उन सब के कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं उसमें मैं ज़रूर जाती हूँ बिकॉज़ वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। बट उसके साथ-साथ मुझे एहसास होने लगा कि मेरा भी एक कुछ किसी न किसी तरीके से एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए मुझे भी एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। मुझे भी लोगों को बताना है कि मैं कौन हूँ। जब मैं कहती हूँ मैं मनु खजूरिया हूँ और मैं डोगरा हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? उसके साथ क्या चीज़ें जुड़ी हैं? मैं भी उन्हें बताऊँ, वो भी मुझसे कुछ सीखें और इस तरह का आदान-प्रदान जो कल्चरल एक्सचेंज बोलते हैं, वो उसमें मैं भी भाग ले सकूँ। जब मेरे कल्चर का नाम ही नहीं है, तो मैं उसमें भाग कैसे लूँ? तो ये तो हो गया कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और इसको मैं और शब्दों में और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकती कि इसको बचाना है आइडेंटिटी के लिए और बाकी नॉलेज ट्रेडिशंस को इंडिया के इतने नॉलेज ट्रेडिशंस में एक डोगरा नॉलेज ट्रेडिशन है, उसको भी हमको बताना है। जब हम डोगरा बात करते हैं, जब हम डोगरा वर्ड कहते हैं, तो इंस्टेंटली मेरे हिसाब से एक शौर्य, वीर रस इसका एक जो इमोशन है वो क्रिएट हो जाता है क्योंकि हम एक मार्शल रेस हैं और मैंने देखा है कि भारत में जम्मू कश्मीर के बाहर खासकर अगर लोग डोगरों को पहचानते हैं, तो वो इसी रीज़न से पहचानते हैं क्योंकि डोगरा रेजिमेंट है या जो हमारे डुग्गर प्रदेश में या हमारे डोगरों में जो कल्चर रहा है आर्म्ड फोर्सेस को जॉइन करने का और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत शौर्य कमाया है, उन्होंने बहुत बिल्कुल ही मतलब फ़ेम कमाई है, उसकी वज़ह से भी लोग डोगरों को जानते हैं। तो इंडियन आर्मी में जितने भी हमारे सैनिक हैं, उनको तो मैं अगेन सैल्यूट करती हूँ कि उनकी वज़ह से एक डोगरा नाम बचा रहा। तो शौर्य और वीरता इससे डोगरा शब्द कनेक्टेड है, क्योंकि मार्शल रेस रहा है, वो आप एकदम 1800s की बात कर लें, जहाँ डोगरा आर्मीज़ ने हुंज़ा तक जाके गिलगित, बाल्टिस्तान और इनफैक्ट जनरल ज़ोरावर सिंह के अंडर, महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट्समैनशिप और विज़न के अंडर, इस तरह के हमारे जनरल ज़ोरावर सिंह, जनरल बाज सिंह तिब्बत तक जाके, वेस्टर्न तिब्बत तक जाके उन्होंने भारत की बाउंड्रीज़ बढ़ाई। तो वीरता और जो हमारी शौर्य है, इसको तो डोगरा शब्द से या डोगरा कल्चर से अलग नहीं किया जा सकता। और शायद किसी को लगे कि मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, लेकिन हिस्ट्री और कल्चर बहुत इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि अगर हमारे डोगरों में इस तरह के शूरवीर सैनिक नहीं होते या एक मार्शल रेस ये डोगरा नहीं होते, तो हमारी जो प्रणय गाथाएँ हैं या जो हमारी लोकगीत हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक लेडी है जो अपने हस्बैंड के लिए जो सैनिक है कहीं बहुत दूर लड़ रहा है तिब्बत में या हुंज़ा में, उसके लिए वो गाने गा रही है। उस तरह से हमारे फ़ोक सॉन्ग्स में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो नेचुरली हिस्ट्री और कल्चर जो है बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। तो बिसाइड्स दिस मार्शल हिस्ट्री जो हमारी रही है, मतलब हमने भी 2015 के करीब हमने वॉइस ऑफ डोगरास स्टार्ट किया और उसी फीलिंग से स्टार्ट किया। मैंने 2015 का मेरा डेली एक्सेल्सियर में एक आर्टिकल है, मैं जब उम्मीद ने मुझे कहा बात करने के लिए तो मैं वो पुराना आर्टिकल पढ़ रही थी 2015 का, मैं अपने पेज पे वो ज़रूर शेयर करूँगी। वो आर्टिकल मैंने लिखा था, मैं स्पेन से जस्ट आई थी घूम के
और मैंने वो लिखा था कि स्पेन में मैं एक गाँव में गई थी, जहाँ पर छोटी-छोटी बिल्कुल ही एकदम नैरो गलियाँ थी, संकीर्ण गलियाँ थी और जब मैं उन पे चल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पक्की-डंगे में कहीं घूम रही हूँ या मैं कहीं फत्तू-चट्टान में कहीं घूम रही हूँ और ये मेरा नानका है, तो इन गलियों में मैं बहुत घूमी हूँ और घूमती भी हूँ। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई और मैंने देखा कि लोग दूर-दूर से इंक्लूडिंग माय सेल्फ क्योंकि मैं खुद पैसे खर्च करके स्पेन में वो शहर कैटालोनिया में कोई शहर था, कैटालोनिया रीजन है स्पेन का। मैं वहाँ देखने गई हूँ और मुझे लगा कि जिन गलियों में ऐसे मैं निकल जाती हूँ, दुपट्टे अपने रंगने के लिए देती हूँ पक्के डंगे में या खिलौने वाली गली में, उसके लिए दूर-दूर से स्पेन में लोग पैसे देके देखने आ रहे हैं। तब मुझे लगा कि हमारी जो ये चीज़ है वैसी ही धरोहर है। बिल्कुल जम्मू जैसा लग रहा था, बिल्कुल पुराने शहर जैसा लग रहा था। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम उसको बिल्कुल ही वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ, है तो है। और वही चीज़ कहीं और यूरोप में उसको लोग मतलब उसको सर पे चढ़ा के रखा है, सही रीज़न से बिकॉज़ बहुत खूबसूरत है, उन्होंने मेंटेन करके रखा है। और हमने उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मतलब इनफैक्ट आप पक्के-डंगे, खिलौने वाली गली, इधर आप उस पूरे पुराने शहर के इलाके में जाएँगे तो आपको बहुत सारी जगह वो फायर हाइड्रेंट्स दिखेंगे, जो इतने पुराने हैं। अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। वो एक्चुअली शायद यूके से उसका मेटल आया है या मेड इन इंग्लैंड का शायद कहीं पे कोई आपको चीज़ देखी हुई मिलेगी। रघुनाथ बाज़ार जाएँगे तो जो लैंप पोस्ट हैं, वो आपको इतने पुराने बिकॉज़ ऑब्वियसली एक किंगडम था और बहुत ग्रैंड किंगडम था। तो ये सारी चीज़ें अभी भी कहीं-कहीं बची हुई हैं लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते। अगर कोई उस पे गंद डाल रहा है या उसको तोड़ रहा है या उसको खराब कर रहा है, तो हमारे अंदर भी आग नहीं लगती कि हम उसको रोकें और बोले कि भाई ऐसा मत कर, ये हमारी कल्चर है, ये हमारा हेरिटेज है। और वही चीज़ जब हम यूरोप में जाते हैं, तो हम टिकट देके और पता नहीं लाखों खर्च करके हम ये ट्रिप्स लेते हैं और वो जाके वहाँ देखते हैं। तो आई रियलाइज़ कि हमें खुद भी ये आइडिया नहीं है कि हमारा क्या है, बिसाइड्स सम बेसिक मार्शल हिस्ट्री का आइडिया जो आई आई होप हम सबको है कि डोगरास वर द ओनली पीपल जिन्होंने भारत के बाहर जाके लड़ाइयाँ लड़ी और भारत की जो सीमाएँ हैं उसको उन्होंने बाहर तक खींचा, अफ़गानिस्तान एक तरफ और तिब्बत एक तरफ, वी वर द ओनली वन्स। बहुत से बड़े अच्छे-अच्छे मार्शल रेसेस हुए हैं और एक महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के। तो उनको और डोगरों को छोड़ के किसी और ने भारत के बाहर जाके, भारत की सीमाओं के बाहर जाके कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये जो सेंस है इसके बिसाइड्स हमको सोचना है कि और हमारे पास क्या है? लोगों को मालूम ही नहीं है, खुद हमें भी आइडिया नहीं है क्योंकि पिछले 70 सालों से मैं कहूँगी कुछ ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा कि हमें सोचने नहीं दिया गया, हमें दबा के रखा गया। हमें मतलब जो एक स्टेट से या जो एक स्टेट का जो एपैरेटस है, जो हमें एनकरेज करना चाहिए था स्टेट ने कि हाँ, भई आप अपने कल्चर को प्रिज़र्व कीजिए, वो कहीं पर हुआ ही नहीं। उसकी वजह से हमको खुद नहीं पता और हम दूसरों को भी नहीं बता पाते। तो इसीलिए जब आप भारत के बाहर जाते हैं तो लोग आपको जानते ही नहीं है कि डोगरा क्या होता है या जम्मू में क्या देखेंगे। ये डेफ़िनेटली है कि वैष्णो माता की कृपा है, हम त्रिपुरा की पहाड़ियों की मैं कहती हूँ कि छत्र छाया में रहते हैं तो लोग आते हैं, वैष्णो माता डेफ़िनेटली आते हैं और उनको वहीं तक जम्मू पता है, उसके आगे-पीछे उनको जम्मू का कुछ नहीं पता। तो मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ जब मुझे लगा था कि कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। पर 2008 में जब अमरनाथ एजिटेशन हो रहा था, उन दिनों मेरे हस्बैंड यूएस में पोस्टेड थे ईस्ट कोस्ट में और मैं वहाँ थी और एकदम ही नई मदर थी एंड उस वक़्त जो इन्फॉर्मेशन जम्मू के बारे में आ रही थी या जो एक नैरेटिव जम्मू या डोगरा कल्चर के बारे में क्रिएट किया जा रहा था, आई रियलाइज़्ड कि बहुत ही वन साइडेड एक नैरेटिव बन रहा है। जिस तरह से जम्मू को दिखाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने कम्युनल लोग हैं और कितने हेट्रेड से भरे हैं, ये सबके साथ नफ़रत करते हैं। इनमें कोई सहिष्णुता, कोई सेक्युलरिज़्म, कोई एक्सेप्टेंस जैसी कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो जब मैं वो देख रही थी तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा दुःख था, इतनी ज़्यादा मुझे जलन एक महसूस हो रही थी कि मेरे लोगों के बारे में एक गलत पिक्चर पेंट की जा रही है और उसको काउंटर करने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही। मतलब थोड़ी बहुत आवाज़ें थी लेकिन उसकी पहुँच बहुत दूर तक नहीं जा रही और एक गलत पिक्चर पेंट हो रहा है मेरे कल्चर का। क्योंकि कल्चर क्या है? कल्चर एक सोचने का तरीका भी है और हम जानते हैं कि डोगरे इतने एक्सेप्टिंग है। आई मीन जम्मू इज़ प्रोबब्ली द ओनली रेफ्यूजी कैपिटल ऑफ इंडिया। इतने हमने शरणार्थियों को जगह दी, उनके लिए
अपनी ज़मीनें दी और प्यार से रहे और कोएग्जिस्ट करके रहे। ये कोई एहसान की बात नहीं है, पर ये एक डेफ़िनिटली एक कैरेक्टरिस्टिक, एक डोगरा ट्रेट बताता है कि कितने रेफ्यूजीज़ आए और जम्मू के शहर में रहे और जम्मू के लोगों ने उनको जगह दी, उनको अपना माना और एकदम अब कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वुमेद एक कश्मीरी थिएटर का पेज है, मैं यहाँ पे कहूँगी कि कई जगह मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, मैंने कई जगह जो यंग कश्मीरी पंडित लड़के हैं, उनको देखा है ये लिखते हुए कि बॉर्न कश्मीरी रेज्ड डोगरा। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं ये पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि थैंक यू, आपने रिकॉग्नाइज़ किया कि जम्मू ने क्या किया। बॉर्न कश्मीरी बट रेज्ड डोगरा इज़ समहाउ वो जो खुशबू है जम्मू कश्मीर की या जम्मू संभाग में सबको एक साथ रहने की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रेट है, वो इसको दर्शा देता है जब वो ये जब लाइन जब हम पढ़ते हैं बॉर्न कश्मीरी रेज्ड डोगरा इसको इट सम्स इट अप। तो ये जो मुझे लगा कि हमारे जीवन शैली है, हमारे सोचने का तरीका है जो बहुत सेक्युलर है, वरना इस स्टेट में तो डोगरास कोई मेजॉरिटी में नहीं थे। बट उसके बावजूद सब साथ मिलके रहे डोगरा डायनेस्टी के अंडर, ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। तब एक मुझे बहुत बेचैनी हुई और उस वक़्त वॉइस ऑफ डोगरास का जन्म हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि हमें बात करनी है। टीवी स्टूडियोज़ में हमें स्पेस मिलती नहीं। जम्मू कश्मीर की बात होती है, जम्मू कश्मीर के सारे स्टेक होल्डर्स को हमारे टीवी स्टूडियोज़ बुलाते नहीं। शायद हमें झूठ बोलना नहीं आता, शायद हमें सेंसेशनलिज़्म क्रिएट करना नहीं आता, तो हमें बुलाते नहीं हैं और फीचर भी नहीं करते जब जम्मू कश्मीर के कल्चर की बात होती है। तो अल्टरनेटिव मेथड्स सोचने का तरीका हमने तब सोचा और 2015 में दैट्स हाउ वॉइस ऑफ डोगरास वाज़ बोर्न कि चलो हम बातें करेंगे। कुछ पेजेज़ पहले भी एग्ज़िस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने उन सारे पेजेज़ को अप्रोच किया था कि चलो हम साथ मिलके करते हैं, बट वैसा हो नहीं पाया। तो फिर वॉइस ऑफ डोगरास फिर हमने पेज बनाया और हमने काम करना शुरू किया। जस्ट आई थिंक इट्स अ पेज व्हिच जस्ट टेल्स स्टोरीज। ऐसा कुछ खास हम नहीं कर रहे, हम कहानी बता रहे हैं कि देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो क्वेश्चन आता है कि डोगरा कल्चर में बताने के लिए क्या चीजें हैं बिसाइड्स आवर मार्शल हिस्ट्री, ऐसा क्या है? तो इतनी चीजें हैं कि अगर मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी कि मैं किन चीजों पर बात करूं। नहीं तो इसके लिए तो अलग अलग एपिसोड्स चाहिए कि हम एक डोगरा टेम्पल्स की श्राइन्स की बात करें, हम गुफाओं की बात करें, हम रानियों की बात करें, हम समाधियों की बात करें, हम डोगरा जो हमारे तालाब हैं उनकी बात करें, क्योंकि हर चीज के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। नाग पूजा करने की जो हमारे भद्रवाह साइड में जो प्रथा है उस पर बात करें, तो हम कहाँ से शुरू करें? हमने राजतरंगिणी का नाम सुना है, बट राजदर्शिनी का लोगों ने कम नाम सुना है, बिकॉज़ उसमें जम्मू हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर किया है। गणेश दास वडेरा जी की लिखी हुई ये एक टेक्स्ट है राजदर्शिनी, उसमें मेंशन्ड है। और हमारी भाषा की मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? भाषा भी काफ़ी मतलब 1325 की आई थिंक एडी की, आई एम नॉट वेरी गुड विद डेट्स, तो यहाँ पे जो हिस्टोरियंस मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन आई थिंक 1325 एडी की बात है जब अमीर खुसरो ने डोगरा वर्ड मेंशन किया है। फिर नीलमत पुराण में भी कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो डोगरा कल्चर का क्या हुआ कि अलग-अलग जगह पे मेंशन्स हैं। उसको संजो के, उसको समेट के बहुत कम ऑथर्स ने लिखा है। और अगेन ग्रेटफुल टू देम, अगर उन्होंने नहीं लिखा होता तो हमें शायद कुछ नहीं मिलता, बिकॉज़ हम वॉरियर्स हैं, हमने लिखने का काम नहीं किया। वो शायद हमारी थोड़ी गलती रही, अब चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। तो कई अलग-अलग जगहों पे ये मेंशन्ड है। और इन सबको पढ़ के फिर उसका निचोड़ निकलता है कि भई कहाँ से पूरी एक पिक्चर इमर्ज होती है। तो डोगरा कल्चर जब हम बात करते हैं लैंग्वेज ही, आप पहली चीज़ लैंग्वेज ले लेते हैं। तो डोगरी भाषा, कई लोग डोगरी सुनते हैं बाहर और वो सोचते हैं कि इट्स लाइक पंजाबी या इट इज़ लाइक सम अदर लैंग्वेज। और मुझे हमेशा ये होता है बताने का, मुझे रहता है कि नहीं, डोगरी अपनी एक यूनिक लैंग्वेज है, व्हिच इट इज़ उसकी हमारी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, टाकरी थी, गनमत भी बोला जाता था। उसके बाद महाराजा रणवीर सिंह के टाइम में उसको और स्टैंडर्डाइज़ किया गया और डोगरे नमे आखर करके उसको एक स्टैंडर्डाइज़ किया गया। इट इज़ अ प्रोडक्ट, और आई वुड से कि जहाँ से वो निकली है वो शारदा से ही निकली है। जो कश्मीरी स्क्रिप्ट है, टाकरी जो है वो भी शारदा से निकली है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट, फैमिली स्क्रिप्ट जो है, ब्राह्मी फैमिली की जो है उसमें से ये सारी चीज़ें निकली हैं, टाकरी भी निकली। अब वो यूज़ नहीं हो रही है, उसको रिवाइव करने के मैं देख रही हूँ कि बहुत जगह एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमारी लैंग्वेज पुरानी है। इनफैक्ट महाराजा रणवीर सिंह के टाइम में पहली बार जो संस्कृत का एक मैथमेटिक्स पे एक ट्रीटाइज़ है, लीलावती भास्कराचार्य जी का लिखा हुआ, उसको सबसे पहले डोगरी में उस स्क्रिप्ट में लिखा गया था। इट वाज़ इन 1872। तो इस तरह की एफर्ट्स ली गई हैं। भाषा बहुत मीठी है।
हम जानते हैं कितनी मीठी भाषा है, सुनो तो ऐसा लगता है कि मिश्री घुल रही है, खंड मीठे लोग डोगरे। वी हैव सेड, तो लोग भी डो मीठे हैं और भाषा भी मीठी है। तो लैंग्वेज भी पुरानी है। फिर अगर आप बाकी चीज़ों पे जाते हैं, टेम्पल्स पे चले जाएँ। मतलब मैंने कई लोगों को कहा है कि आप वैष्णो देवी तक जाते हैं और उसके बाद आपको कुछ आप इतना कुछ बचा हुआ है लेकिन यू कांट सी। जो टेम्पल्स हैं वो रामायण के जो टाइम पीरियड है या महाभारत का जो टाइम पीरियड है, उससे एसोसिएटेड टेम्पल्स हैं। आई डोंट थिंक पूरे भारतवर्ष में कहीं, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कोई जामवंत के ऊपर या उनके डेडिकेटेड कोई टेम्पल होगा, जैसा हमारा पीर खो है जम्मू में। अ, पीर खो हम जानते हैं कि वो जामवंत से रिलेटेड है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने रावण को हरा के जब वो वापस आए और जब वो सारी लड़ाई खत्म हुई, तो जामवंत नॉर्दर्न हिमालयाज़ की तरफ, नॉर्दर्न डायरेक्शन में निकले और हिमालयस की तरफ बढ़े, सोचे कि मुझे कहीं रहकर अब मेडिटेट करना है, तो वो पीर खो जो गुफा है, वो वहाँ पर वो रह रहे थे और वहाँ उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी, शिवलिंग बनाया, वहाँ वो मेडिटेशन में बैठे थे। तो पूरे भारतवर्ष में जामवंत से रिलेटेड कोई मंदिर या कोई गुफा, मतलब इस तरह से मंदिर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, जम्मू में मिलेगा। ये शायद किसी को बाहर, अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाएँ, आई डोंट नो जम्मू कश्मीर में खुद लोग कितना वहाँ तो जानते होंगे पर बाहर नहीं जानते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि जामवंत से रिलेटेड यहाँ है। महाभारत अगर आप देख लें तो जगह-जगह पे महाभारत के टाइम की आपको मंदिर या कुछ न कुछ इस तरह के चिन्ह आपको दिख जाएँगे। वो चाहे क्रिमची का मंदिर हो, जहाँ कहते हैं कि पांडव वहाँ पे पूजा करते थे, या फिर आप बाबोर के मनवाल में आप बाबोर के मंदिरों में चले जाएँ, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कश्मीर से भी रिलेटेड, जब हम कश्मीर हिस्ट्री पे तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है राज तरंगिणी में, पर उससे भी रिलेटेड अगर हम देखें, हम कई बार सोचते हैं कि ये 2 बड़े अलग संभाग हैं, 2 बहुत अलग लोग हैं। वो समय जैसे-जैसे बीतता जाता है हम उसको वैसे व्यू करते हैं। बट अगर आप देखें कामेश्वर का मंदिर अखनूर में, मेरा कहना यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे नानके जो हैं उनके वो देवते हैं कामेश्वर, अखनूर। तो वहाँ भी बबरीक जो थे वो एक्चुअली कश्मीर के राजा थे, जब वो लौट रहे थे, वहाँ उनका जो हेडलेस बॉडी है वहाँ गिरती है, तब वो वहाँ पे मंदिर खड़ा होता है। वो भी महाभारत के टाइम का है क्योंकि वो एक्चुअली उनकी जो हेड था उसको यूज़ किया गया था देखने के लिए कि वो लड़ाई महाभारत की कैसी चल रही है। तो महाभारत से रिलेटेड भी कामेश्वर मंदिर हो गया, बाबोर हो गया, मैंने कहा ही आपके मनवाल के जो मंदिर हैं, कस मनवाल के तो आपके यही हुए, बाबोर हुए, लेकिन क्रिमची के जो मंदिर हैं, इस तरह के सारे मंदिर काफ़ी आपको मिलेंगे जो रामायण के काल से या महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ जो हमारी और एक इंटरेस्टिंग बड़ी पेक्यूलियर डोगरा कल्चर से रिलेटेड है, वो है जो हमारे दाता हैं, दातियाँ हैं। ये आपको शायद किसी रीजन में इस तरह से और इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। डेफ़िनेटली कुल देवता, ग्राम देवता का कॉन्सेप्ट भारत में है, लेकिन जो दाता और दाती जो हमारी हैं, उसका कॉन्सेप्ट आई फ़ील कि बहुत ज़्यादा जम्मू में है। और ये अक्सर जो मेरे नॉन डोगरा, नॉन जम्मू कश्मीर के जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बताती हूँ कि चलना, ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं एक-एक दाती से जुड़ी कि वो कहानियाँ ही इतनी रोमांचक हैं। वहाँ मेले लगते हैं, ये हमारा कल्चर है। अ, उसके बाद जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, आई मीन इतने सारे हैं कि कहाँ से शुरू करूँ? कुद है, फुमनी है और उसके बाद तमाचड़ा, कीकली, गवात्री, छज्जा डांस जो हमारी लोहड़ी में होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फ़ोक सॉन्ग्स में भी गाथाएँ इतनी हैं, प्रणय गाथा है, वीर गाथाएँ हैं, कार्के हैं, साथ में बार हैं जो भी वीर गाथा थी उनको बार कहा जाता था। ये सारी चीज़ें हैं। ज्वेलरी की बात करते हैं ना, हम कपड़ों की बात करते हैं, हम फ़िरन देखते ही कश्मीर से एसोसिएट कर लेते हैं। तो वैसे ही कपड़े जो हमारे सुथन कुर्ता एंड दुपट्टा जो हमारी डोगरा विमेन की ड्रेस है, और कटन्नू जो हमारे मेल की जो ड्रेस हो गई, वो हुआ, जो हमारा साफा बाँधने का तरीका है। मैंने कल ही सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि जो सोल्जर्स भी होते थे, वो अपने किस तरह से साफा बाँधा जाता है, उस तरह से पहचाने जाते थे। तो वैसे ही वो जो व्हाइट या पिंक कलर का साफा है, इट इज़ वेरी पेक्यूलियरली डोगरा वे ऑफ टाइंग एंड द कलर्स दैट आर यूज्ड, वो है। तो साफा हो गए, ये हमारा पहनावा हो गया। खाने की बात करूँगी तो अभी मुझे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ? बबरू, खमीरे, राजमा। राजमा तो मुझे लगता है कि पूरे देश को अभी तक वो पता ही नहीं चला है कि राजमा कैसे बनते हैं और कैसे अच्छे राजमा क्या होते हैं, क्योंकि वो भद्रवाही राजमा जो हैं या जो जम्मू में राजमा जो प्रोड्यूस होते हैं, वो कहीं बाहर पहुँचते नहीं हैं, और अगर वो जब तक बाहर नहीं पहुँचेंगे, तो मुझे लगता है राजमा के साथ सबसे बड़ा इनजस्टिस होगा। तो ये जो हमारा राजमा चावल खाने का संडे को जो है, जो हमारा
ये है अंबल है, जो इतना सारा कलाड़ी कुलचा, अगेन एक फनी सा इंसिडेंट है, बिकॉज आई फील वेरी पोजेसिव अबाउट जम्मू का कल्चर। तो एक बार आदित्य राज कौल को अगर आप जानते होंगे, बहुत अच्छे हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बार कहीं सोशल मीडिया पे लिखा था कि ये कश्मीरी चीज है। तब मेरी आदित्य राज कौल के साथ पहली बार बात हुई थी, क्योंकि मैंने उनको इमीडिएटली लिखा, उनको मैंने मैसेज किया कि ये कश्मीरी नहीं है, ये हमारा हमारा चीज है, ये हमारे स्टाइल का, ये एक पनीर है, इसको प्लीज नहीं लें। ऐसे ही हम डोगरा कल्चर वालों का सब कुछ मिस अप्रोप्रिएट हो गया है, या तो वो मिट गया है या फिर वो मिस अप्रोप्रिएट हो गया है, तो अभी कलाड़ी तो हम नहीं देने वाले आपको। सो कलाड़ी जो हमारी स्टाइल है, एक चीज मेकिंग का जो बोलते हैं वो है, इतना मदरा, आई मीन बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए एक अलग सेशन डोगरा फूड पे होगा तो ही चलेगा। बाकी जो हमारी जो इमूवेबल हेरिटेज जिसको कहते हैं, जो फोर्ट्स हैं, जो पैलेसेस हैं, आई डोंट वांट टू नेम ऑल ऑफ देम, आई कांट इवन नेम ऑल ऑफ देम राइट नाउ, बट मैं आपको एक बसोली की बात करूंगी, बिकॉज बसोली से आप सब परिचित होंगे, वहाँ बसोली की जो पेंटिंग्स हैं उससे आप परिचित होंगे। वो तो यहाँ भी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है लंदन में, वहां रखी गई हैं ये बसोली की पेंटिंग्स, जो पहाड़ी मिनिएचर स्टाइल की पेंटिंग्स हैं। अखनूर के काफी आर्टिफैक्ट्स वहां रखे गए हैं, क्योंकि अखनूर इज प्रोबेबली, जैसा हिस्टोरियंस कहते हैं, बट द लास्ट हरप्पन सिटी अखनूर वाज। तो वहां के अखनूर के काफी आर्टिफैक्ट्स आपको लंदन के म्यूजियम्स में मिल जाएंगे। इनफैक्ट कल ही वॉइस ऑफ डोगरास के पेज में महाराजा गुलाब सिंह की जो एक लेटर पाउच है, उस सील लगी हुई, वो भी हमने शेयर किया था, वो नेशनल आर्मी म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है। तो डोगरा कल्चर से एसोसिएटेड कितनी चीजें ऐसी हैं। आई थिंक राजदर्शनी का भी जो ओरिजिनल है वो यहाँ लंदन में है, आई कांट रिमेम्बर कौन से म्यूजियम है, बट यहीं किसी एक शायद ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। तो डोगरा कल्चर से रिलेटेड काफी सामान तो लंदन में ही पड़ा हुआ है। तो वैसे ही ये जो पैलेस था बसोली का, जनरली लोग बसोली को जानते हैं बसोली पेंटिंग्स, और बहुत हुआ तो पश्मीना। पता नहीं ये भी कितने लोग जम्मू कश्मीर के बाहर जानते हैं कि कश्मीरी पश्मीना तो है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा अच्छा, लेकिन वो कमर्शलाइज नहीं हो पाया, तो बसोली का पश्मीना है। उसके साथ साथ बसोली का पैलेस, मैं अभी रिसेंटली गई थी, एक अपने जम्मू गई हुई थी, तब मैं बसोली गई थी, एंड वहां का जो पैलेस है, जो बिल्कुल रूइंस में है, अब कुछ नहीं है, खंडर बचा हुआ है, उसके बारे में मैं वहां घूम रही थी। उसके साथ एक कहानी भी है कि वो एक श्रापित किला हो गया, पैलेस हो गया। तो मैंने उसके बारे में लिखा, तो कहीं किसी ने मुझे बोला कि बसोली में कहाँ कोई पैलेस है। मतलब इस हालत में हमारी जो हेरिटेज है खंडरों में आ चुकी है, कि अब वो हमारे कलेक्टिव कॉन्शियस में नहीं है कि वहां एक पैलेस हुआ करता था। और बसोली का पैलेस ऐसा था जिसकी वाहवाही यूरोप तक में होती थी। इनफैक्ट जो यूरोपियन ट्रैवलर्स जब बसोली के उस पैलेस में आए थे, तो वो दंग रह गए थे। इस तरह की म्यूरल्स, इस तरह की पेंटिंग्स उस पैलेस वॉल्स में थी। उस बसोली पैलेस का जो आर्किटेक्चर था, वो इस तरह का आर्किटेक्चर था कि अब एसी, जैसे समर में वो एसी ऐसा लगता था कि एसी है, और विंटर में वो जो हमारे यूरोप में वो हीटिंग सिस्टम है, सेंट्रल हीटिंग है, घर गर्म रहते हैं, तो ऐसा लगता है वो ऐसा बनाया गया था कि वो सर्दियों में गर्म रहता था, गर्मियों में ठंडा रहता था। जो म्यूरल्स भी थे, जो पैलेस की वॉल्स में जो पेंटिंग्स भी थी, कृष्णा कृष्ण लीला की पेंटिंग्स थी, बहुत अलग अलग तरह की, उसमें एक शीश महल था, रंग महल था, ये सारी चीजें बसोली के पैलेस में थी। और इनफैक्ट उनको कंपेयर किया जाता था कि हेडलबर्ग, जर्मनी में एक सिटी है हेडलबर्ग, वहां उसको कहा जाता था कि बसोली उस तरह का शहर है। मैंने जब इस पर ट्वीट किया था, तो जर्मन एम्बेसडर जो है इंडिया के, इंडिया में जो है जर्मन एम्बेसडर, उन्होंने एक्चुअली वो ट्वीट लाइक किया, बिकॉज मैंने वो हेडलबर्ग का वो मेंशन किया था। तो इस तरह का बसोली में शहर था, आज उसकी क्या हालत हो गई है, कौन जाता है, कुछ आइडिया ही नहीं है। उसके बाद मुबारक मंडी ले लें। मुबारक मंडी अगर बोला जाए तो वो इट इज द सोल ऑफ द डोगरा कल्चर। एक ओवर अ पीरियड ऑफ 200 इयर्स उस पैलेस कॉम्प्लेक्स को धीरे 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 बनाया गया, ऐसे ऐसे उसके पार्ट्स थे, उसके कॉम्प्लेक्सेस थे जो खत्म हो गए। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि उसका एक स्ट्रक्चर तो सरकारी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसको इट वाज रेज टू द ग्राउंड, उसको डिमोलिश कर दिया गया। इट इज लाइक कि हमारा एक अंश है, उसको कोई काट देता है, उसको हमारी आंखों के सामने उसको एक बुलडोजर चला देता है, लिटरली बुलडोजर चलाया, और हम ठीक से उस पर प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए। मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है। एंड मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमको इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा। रिचुअल्स और फेस्टिवल्स पे अगर हम आते हैं, मतलब बहुत पैलेसेस हैं, बहुत फोर्ट्स हैं, सांबा, जिसरोटिया फोर्ट जो है, बहुत सारे इस तरह के फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, भद्रवाह में हैं। जब हम अपने फेस्टिवल्स और रिचुअल्स पर भी आते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको
खाने पे आप मेरे घर आते हैं और या लोहड़ी पर आप मेरे पास आते हैं और अगर मैं लोहड़ी डुग्गर स्टाइल में सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, तो जम्मू की लोहड़ी और कहीं और जो लोहड़ी पंजाब में मनाई जा रही है उसमें अंतर क्या रह गया? तो मैं अपने आप को डोगरा कह सकती हूँ? ये सीधी-सी बात है। अगर हम छज्जा नहीं बनाए लोहड़ी में, अगर हमने अपने बच्चों को वो छज्जा या हिरना डांस ये सब के बारे में नहीं बताया और हम अगर नहीं कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हमारा वजूद क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि अभी पिछली बार हमने लोहड़ी पर यहाँ लंदन में एक छज्जा मेकिंग वर्कशॉप भी रखा था, जहाँ हमने बच्चों के साथ ये छज्जा बनाया था। एंड द आइडिया वाज़ दिस कि हम कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं व्हेन वी लिव आवर कल्चर। अगर हम खुद ही वो करेंगे तभी होगा। अगर मैं सुत्तन कुर्ता पहनूँगी बहुत अ, एक प्राइड की फीलिंग के साथ पहनूँगी तो तभी मेरा वो जो पहनावा है वो बचेगा। मैं वो पहनूँगी ही नहीं तो फिर वो बचेगा कैसे? तो सिमिलरली हमारे फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं। बहुत दुःख होता है कि वो अब कंटिन्यूड नहीं है। छज्जा आपको जम्मू के एटलीस्ट जो शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइज़ेशन हुआ है, वहाँ आपको वो देखने को नहीं मिलता। उस तरह से हम लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं करते, उस तरह से हम नवरात्र सेलिब्रेट नहीं करते। नवरात्रि इसलिए कह रही हूँ कि गाँव में अभी भी होता है, शायद छोटे शहरों में जम्मू में कहीं जो जम्मू प्रांत है वहाँ होता होगा। लेकिन जो मेरी मदर सुनाती हैं मेरी माताजी सुनाती हैं कि कान सखियाँ बनती थीं, या वो चीज़ें अब हमको शहर में देखने को नहीं मिलती। वी फील एम्बैरेस्ड। हम शायद हैलोवीन पे मॉल में चले जाएँगे और हैलोवीन सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमको वो कान सखियाँ बनाना जो एक बहुत दुग्गर शैली थी नवरात्रों को मनाने की, वो करने में शर्म आएँगी। वो हम अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके, अपने बच्चों को जो बच्चों के जो दोस्त हैं, उनको इकट्ठा करके उनको बताएँ कि कैसे होता है और कहीं किसी के घर में ये सारी चीज़ें करें, वो हमको करने में शर्म आती है, लेकिन हैलोवीन करने में नहीं आती है, फिर वो कल्चर बचाना भी मुश्किल है अगर इस तरह की हमारी सोच रहेगी। साथ ही साथ रूट राड़े जो अभी जुलाई, अगस्त में, जून-जुलाई में जो होते हैं, वो जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। आज भी आप दक्षिण भारत में जाएँगे तो देखेंगे कि उनकी वो रंगोली करने का स्टाइल है, रुट-राड़े भी उतने ही सुंदर हैं, पर वो अब हम नहीं करते, शहरीकरण की वजह से नहीं करते और कहीं हमें पता भी नहीं है और सेंस ऑफ प्राइड भी नहीं है। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते नहीं हैं, दादी-नानी के साथ बैठते नहीं हैं जो हमें बताएँ। क्योंकि जनरली कैसे कल्चर पास होता है, इंटरजेनरेशनल पास होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डोगरा कल्चर में हैं और ये यूनिक हैं और इनको हमको दिखाना पड़ेगा, वरना जिस तरह से मैं स्पेन या कैटेलोनिया रीजन की बात करी थी, जिसमें मैंने पैसे बचा के खर्च करके मैं गई देखने, तो जम्मू कौन आएगा? इफ वी आर लाइक एनीबॉडी एल्स तो जम्मू कौन आएगा? मैं अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ, मैं कोई मेरे फादर की जॉब की वजह से और मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से मैं कोई 12-15 आई थिंक अराउंड 15 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुकी हूँ। एंड आई रियलाइज़ वन थिंग और मैं ये शेयर करना चाहूँगी स्पेशली अगर यहाँ पे अ, यंगस्टर्स सुन रहे हैं, कोई मुझे कह रहा है सांबा, विजयपुर के बारे में बताइए, बहुत कुछ है सांबा में, आपको कहाँ से मैं शुरू करूँ उसकी मैं सांबा फोर्ट हाल में ही गई थी अखिल जी एंड मैं फोर्ट में घूमी, मैंने इनफैक्ट उसके बारे में लिखा भी था और चीची माता भी हैं, उनकी भी जो हिस्ट्री है वो कृष्ण जी से रिलेटेड है, यादव वंश के कोई जब वो आए थे और वहाँ पे वी नो की डिजीज ट्रीट होती है, तो इस तरह से हर जगह में बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग-अलग सेशंस चाहिए होंगे, लेकिन आई विल कम टू कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टैंड अपार्ट। नहीं तो आप यू आर जस्ट एनीबॉडी एल्स। और डोगरा कल्चर में जब इतना कुछ है देने को, प्रकृति और पुरुष का जो एक ब्यूटीफुल कोएग्जिस्टेंस है वो आपको डोगरा कल्चर में देखने को मिलता है। हमारी जो अलग-अलग जो रीतियाँ होती हैं, जो हमारे मेल होते हैं, जब भी हमारी जब फसल जब कटती है, मेरा रूरल बैकग्राउंड है, मैं बिश्नाह तहसील के एक छोटे से गाँव बरमाल से आती हूँ और हम गाँव में जो ग्रामीण जो एक्चुअली जो विलेजेस होते हैं, वो संस्कृति की धरोहर है, मतलब उन्होंने ही पकड़ के रखा है संस्कृति को, तो वहाँ जो भी मैं देखती हूँ कि जो मेल होते हैं, कुछ हार्वेस्ट होता है, मेल होते हैं, हम जाते हैं अपनी दादी के पास, पहले वहाँ पर हम उनको वो ऑफरिंग करते हैं, फिर गाँव में लोगों को खिलाते हैं, अपनी बिरादरी को खिलाते हैं, बाँटते हैं, उसके बाद हम कंज़्यूम करते हैं। ये जो प्रकृति और पुरुष का और एक जो कृतज्ञता या सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस जो हमारे डोगरा कल्चर में हर एक रिचुअल में, हर एक फेस्टिवल में बहुत सुंदर तरीके से रली-मिली है, ये तो हम देने वाली चीज़ है, इसको हमको देना ही है। जब हम किसी को जम्मू बुलाते हैं, तो हमको उसको ये चीज़ें दिखानी ही है। एक बार मुझे एक जम्मू के ब्यूरोक्रेट ने कहा था, मैं किसी इवेंट में गई थी और उन्होंने मुझे कहा कि हम जब जम्मू में किसी फैमिली के पास जाते हैं, तो वो मुझे ग्रीन टी दे देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है
कि मेरे यहाँ पोस्टिंग हुई है और मैं किसी डोगरा घर में जाता हूँ, मुझे ग्रीन टी क्यों पिला रहे हैं? तो ये वही वाली बात है कि जब आपके घर कोई आता है, अगर आप अपने कल्चर को शोकेस नहीं कर पाते या आप बता नहीं पाते कि आपकी सुगंध, आपकी खुशबू क्या है, तो फिर वो आपका कोई वैल्यू भी नहीं रह जाता। तो अगर कोई आए तो उसको तो हमको अपनी देसी चाय पिलानी ही पिलानी है। उसके साथ मठरी खिलानी ही खिलानी है, उसके साथ हमें शक्कर-पारे देने ही हैं। जब हम उसको खाना खिलाएँ तो उसको हम क्यूर ज़रूर खिलाएँ, उसको बबरू खिलाएँ, खमीरे खिलाएँ, खट्टे आलू खिलाएँ, जो हमारी चीज़ें हैं, कसरोड़ का अचार खिलाएँ, ये हमको दिखाना ही दिखाना होगा। एंड ये तभी होगा जब हम प्राइड ले सकेंगे, वी शुड बी वेरी, वेरी प्राउड ऑफ इट। जब आपको कोई मिले तो दूर से ही आपको पहचान ले कि ये एक डोगरा आ रहा है, वो डोगरन आ रही है, डोगरा आ रहा है, ये पता चल जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी ही होंगी। Why excavation work has been stopped in Aknoor? Can you shed? Actually, I don't know. क्यों एक्सकवेशन का काम खत्म हो गया? क्या वो पूरा हो चुका है या एएसआई? जहां तक मुझे मालूम था, इट इज स्टिल अंडर एएसआई कंट्रोल। तो ये जो सवाल है, ये डेफिनेटली काफी कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं या गवर्नमेंट का उसमें पॉलिसी होता है। तो वो भी है। रविंद्र पंडित जी नमस्ते, आप कह रहे हैं जम्मू वॉरफेयर टूल्स। यस, मैं रिसेंटली सतवारी गई थी जहाँ पे जहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस का एक म्यूजियम बन रहा है। बहुत सुंदर म्यूजियम है, जो हमने जितनी वॉर्स लड़ी हैं वो सारी चीजें वहां रखी गई हैं। मैंने रिक्वेस्ट भी किया, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी जो मेरे गाइड भी हैं, फादर फिगर भी हैं, वो उनके साथ में गई थी। कर्नल जेपी सिंह सर हैं, इन सब के साथ गई थी। तब मैंने कहा भी था, इट शुड बी ओपन टू दी, जो जम्मू के लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं, इट शुड बिकम ओपन एंड पीपल शुड कम एंड सी कि कितनी कितनी बैटल्स हमने लड़ी हैं और ये हमें करना होगा। उन्होंने कहा है कि इस पर वो काम करेंगे। तो ये इस तरह की चीजों को हमको खोजना होगा। अब मैं हाउ पर आ जाती हूँ, बिकॉज ये व्हाट तो इतना है जम्मू रीजन का। मतलब अभी मुझे कितने सोशल मीडिया पे ही बहुत से लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, भद्रवाह की, पड्डर की, बनी बसोली, बिलावर की, कि मुझे लगता है कि जा जा के घूम घूम कर मैं इनको देखूं, ये कहानियां सुनूं, ये कहानियां लोगों को बताऊं। तो ये काम हमको करना पड़ेगा, बिकॉज वी कम टू द हाउ ऑफ इट। आई नो कि एक पॉलिटिकल या एक गवर्नमेंट जो एनवायरमेंट रहा है वो फ्रेंडली नहीं रहा है। तो क्या हम रुक जाएंगे? क्या हम अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं करेंगे क्योंकि वो चीजें नहीं हो रही हैं? क्या हम डुग्गर चैनल के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? क्या हम अपने तरीके से उसको आगे नहीं ले जा सकेंगे? ये चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी। और अब वो इजी हो गई हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर 2015 में जब वॉइस ऑफ डोगरास 15-16 में शुरू हुआ, तब एक दो पेजेस थे, पर इस तरह की जो बातें हम कर रहे थे वॉइस ऑफ डोगरास के पेज पर वो बहुत कम हो रही थी। आज जब मैं नजर घुमा के देखती हूँ तो इतने पेजेस हैं, एंड मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इतने पेजेस हैं, अब इतने पेजेस हो गए हैं जो जम्मू की बात कर रहे हैं, डोगरा कल्चर की बात कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो लिंकेजेस हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो। मतलब हमें शायद पता नहीं होगा, लेकिन शुद्ध महादेव में उड़ीसा का एक कनेक्ट है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, बट उड़ीसा का एक राजा थे जिनका नाग जो राज था जम्मू कश्मीर में, भद्रवाह के लोगों को पता होगा। तो जो नागों का जो राज था उस समय के एक नाग, और वो पूरा फैला हुआ था फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू उड़ीसा टू नागालैंड। तो उड़ीसा के जो एक नाग वंश के जो एक राजा थे वो आए थे जम्मू, एंड जम्मू हिल्स के उन्होंने राजाओं को हराया था। उनसे एक रिलेटेड है जो वहां पे त्रिशूल है सुध महादेव के मंदिर में, वहां जो इंस्क्रिप्शन है वो 2nd सेंचुरी एडी की है, वो उड़ीसा के एक राजा है उनकी है। तो हमारा उड़ीसा के साथ कनेक्ट इमीडिएटली बन जाता है। तो हमें ये कनेक्शंस भी ड्रॉ करने हैं। जब मैं किसी उड़ीसा वाले को कहती हूँ कि आओ देखो आपका यहाँ पे एक कुछ कनेक्ट है, तो वो तभी आएंगे जब हम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या कनेक्शंस भी बताएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूनिटी ऑल्सो। और फिर ऑफ कोर्स हम जो जमवालों की बात करते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या से आए राम राज्य या राम वंश जो था इक्ष्वाकु डायनेस्टी उससे रिलेटेड थे, तो नेचुरली अयोध्या या उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो इस तरह की जो कनेक्शंस हैं, एटलीस्ट एक डेफिनेटली थ्योरी है कि वहां से आए हैं, तो इस तरह की जो कनेक्शंस हैं वो भी हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमको खुद ही बतानी होंगी। अगर हमें बहुत ज्यादा पेट्रोनेज नहीं मिल रही और हमें गवर्नमेंट पेट्रोनेज की जरूरत है डेफिनेटली, क्योंकि जब वो मिलती है तो काम आसान होता है। अभी हम जो सब काम कर रहे हैं वो अपने बल पे कर रहे हैं, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। तो जब उस पर बल मिलेगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो कल्चर को बहुत ज्यादा महत्व दें। बिना कल्चर के हम कुछ है नहीं, और कल्चर को कॉमर्स की तरह भी ट्रीट नहीं करें। कल्चर हमारी माँ है, उसको जब हम यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट से नजर से देखते हैं तो फिर हम गलत चीजें करने लगते हैं।
तो हमारे पेजेस पर भी वो गलत काम होने लगता है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हमको, अगर वो कमर्शियल नजर से हैं तो वो गलत काम होने लगता है। तो उसको हमको ध्यान रखना होगा, कल्चर इज आवर मदर एंड उसको हमको प्रमोट करना है। एंड हाउ वी कैन डू इज बाय टेलिंग आवर स्टोरीज एंड वी कैन यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक ये पिछले कुछ सालों में ये बहुत बड़ा बून है, जैसा मैंने कहा बहुत सारे पेजेस आ गए हैं। ट्विटर पे मैं देखती हूँ बहुत से डोगरा यूथ हैं जो बहुत अच्छी तरह से इन एरियाज को, अपने अपने रीजन्स को अच्छे से शोकेस कर रहे हैं। उनको ये करते रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके ट्वीट्स पढ़ती हूँ, पोस्ट पढ़ती हूँ। एंड वी शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, और एक दूसरे को जहां अच्छा काम हो रहा है उसको बढ़ावा देना है। तो वो हमको करना है, इस तरह की चीजें करनी है। आर्ट फॉर्म्स को, थिएटर को, सबको मिलके करना है। जब जम्मू कश्मीर फेस्टिवल हुआ था तो कश्मीरी केपीसीएस एंड बीओडी ने साथ मिलके, वॉइस ऑफ प्रोग्रेस ने साथ मिलके काम किया था। इस तरह के कोलैबोरेशंस को हमको बढ़ावा देना है और अच्छे काम को डेफिनेटली वी हैव टू पुश, बिकॉज कल्चर अगर हम नहीं बचा पाए तो फिर हमारा कोई एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं रह जाता। आई एम जस्ट होपिंग कि मैंने सारी चीजें या जितनी थोड़ी बहुत मुझे बोलनी थी वो मैंने कवर की है। मैं इसको लिखती भी जा रही थी। आई डोंट नो मैंने ज्वेलरी के बारे में मेंशन किया नहीं किया, बिकॉज अगर ज्वेलरी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो डोगरा ज्वेलरी भी बहुत सुंदर है। मतलब जो हमारी वो मिर्झरी चूड़ियां जो होती हैं जिसमें बेल्स लगी हैं, जो घुंघरू लगे हैं, वो है, नामा सेट है, चक है, गुलूबंद है, श्रृंगार पट्टी है, ये आजकल देखने को ही नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज और कहूंगी प्लीज, कि अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करते हैं अपने आप को छोड़ के ना, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो अपने कल्चर को प्लीज प्रमोट करें, कहीं ना कहीं उसको लाएं, किनारी वाले दुपट्टे पहने, ज्वेलरी को दोबारा प्रमोट करें, आप अलग दिखाई देंगे। जिस भी कम्युनिटी, आज जो बची हुई कम्युनिटीज हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, वो वही हैं जो अपने कल्चर को अपने साथ लेके गई। कहीं भी जाइए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, पर अगर आप जा रहे हैं तो उस एसेंस को कैरी करते हुए उसको लेकर जाइए, ताकि लोग वो देख सकें कि हाँ भाई ये आपका कल्चर है, ये आपकी चीजें हैं। तो मेरे जैसा इंसान तो जब जम्मू से वापस आता है, मैं बिश्ना, जैसे मैंने बताया मैं बिश्ना तहसील से हूँ, तो आरएसपुरा और बिश्ना के चावल बहुत फेमस है। मैं थोड़ा चावल भी लाती हूँ, अपने भद्रवाह के राजमा भी लाती हूँ। मैं जो अपनी जम्मू सिटी की जो फेमस दुकानें हैं जहाँ की मिठाइयाँ बड़ी फेमस है, मैं वहां से अपनी चॉकलेट बर्फी भी लाती हूँ और बांटती हूँ। तो इस तरह की चीजें अभी कितनी है, चिकरी वुड क्राफ्ट है, और हमारी एम्ब्रॉयडरी है, फुलकारी हम सोचते हैं पंजाब की है लेकिन एक्चुअली जम्मू की भी है फुलकारी, शायद ये लोगों को पता नहीं है, फुलकारी भी एसोसिएट विद जम्मू। सो ये सारी चीजें हमको दिखानी है, उसको लेके जाना है। हम जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यहाँ पे ना हमारे स्कूल में, मेरे बच्चे स्कूल गोइंग है, तो यहाँ पे एक थिंग है कि क्रिसमस के टाइम में हम टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। तो मैं तो उन्हें जम्मू की चीजें गिफ्ट करती हूँ। मैं रघुनाथ बाजार जाती हूँ, मैं चीजें खोजती हूँ और मैं वैसी चीजें लेकर आती हूँ जो मेरी जगह की हैं, और उनको वैसी चीजें गिफ्ट करती हूँ कि देखिए ये हमारे रीजन से हैं। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी होता है, और साथ में हमारे आर्टिसंस को, हमारे क्राफ्ट्समैन को बढ़ावा भी मिलता है। मैं पक्के डंगे की गलियां छान मारती हूँ डोगरा रिलेटेड बुक से, और जो हमारे आइटम्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमारा बिन्ना हुआ, हमारी पक्की हुई, ये चीजें मैं कई बार सोशल मीडिया पे शोकेस करती हूँ कि मेरे पास है। तो अपने घर को इन सारी चीजों से आप भरिए। हमारे जो आर्ट मतलब जो भी आर्टिस्ट हैं, जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, उनको बढ़ावा भी मिलेगा, डिमांड भी होगी। फोक आर्टिस्ट को बुलाइए, डीजे तो चलिए एक दिन डीजे जरूर करिए, लेकिन फोक आर्टिस्ट को जरूर बुलाएं, उनको बढ़ावा दें। रोमालो राम जी हैं, उनको मुझे याद आ रहा है, थोड़े आर्टिस्ट याद आ रहे हैं, सुभाष ब्रह्मण्यु जी हैं, इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उनको जरूर बुलाएं, उनको बढ़ावा दें, उनको इज्जत दें, उनको जगह दें। ये सारी चीजें जब हम अपने लेवल पे करेंगे तो अपने आप हमारा कल्चर हम प्रिजर्व या प्रमोट कर सकेंगे। एंड आई थिंक मैंने काफी देर बात कर ली, मुझे तो अंदाजा भी नहीं है मैंने कितनी देर बात की। सो रविंद्र पंडिता जी मुझे डोगरी गाना सुनाने के लिए कह रहे हैं, पर इतनी बात करके, और स्पेशली अब मैंने इतने बड़े आर्टिस्ट के नाम लिए हैं तो उनके सामने तो अभी मैं क्या आपको गा के सुनाऊं। किसी दिन और सर मैं कभी करेंगे एक और सेशन। सो थैंक यू सो मच, आई विल एंड विद दिस एंड आई विल से कि प्लीज हम अपने अपने लेवल पे प्रमोट करें और इसको प्रिजर्व करें। हमारी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जो ये जम्मू रिलेटेड कुछ भी होता है, उसको प्लीज शोकेस करें, स्कूलों में दिखाएं। हमने वॉइस ऑफ प्रोग्रेस ने एक्चुअली छज्जा मेकिंग, चन्नी में भी एक स्कूल है, वहां हमने किया था लोहड़ी के टाइम पे। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज स्कूल्स में भी होनी चाहिए। इस तरह की चीजें हम अपने लेवल पे करेंगे तो फिर उसके बाद डेफिनेटली हम डिपेंडेंट नहीं रह जाते, हम विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस
हमारी संस्कृति हमें सिखाती नहीं है कि हम अपने आप को विक्टिम बना के रोते रहें। तो हमें विक्टिम नहीं बनना है, हमें रास्ता निकालना है। अगर सामने पत्थर आया है तो उसके बाईपास करके हमको किसी तरह से फलना-फूलना है और ज़िंदा रहना है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंस दिया मुझे और बहुत वक़्त दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। सबसे मूल्यवान समय ही होता है, वो आप निकाल के आज मेरे साथ जुड़े और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लंदन में बैठे हुए मैं बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बहुत सारे अपने कश्मीरी और डोगरे भाई-बहनों के साथ और बाकी जगह के लोगों के साथ भी जुड़ी हूँ। सो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। मता मता धन्यवाद तुंदे सारे ना। नमस्कार।